मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्श। तुम लोग डीबीपीस वगैरह कर रहे हो? क्लास के जो क्वेश्चंस बाद में देती हूँ वो कर रहे हो सॉल्व? हेलो। ट्राई कर दूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे पता है? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? EM waves magnetism. EM wave. वेरी गुड। चलो अच्छा, टॉपिक आता होगा ना तुम्हारे में? आज ये पढ़ेंगे। Yes ma'am. ठीक है, तो जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं ना जिन्हें ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला टॉपिक है ना, वहां से भी कई बार एक एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे में आ गया तो तुम उसको आराम से स्कोर कर सकते हो, है ना। तो हम ये इसीलिए ये क्लासेस हैं कि एटलीस्ट 12th के 5-6 क्वेश्चंस कर लो फिजिक्स में अटेम्प्ट, है ना। बाकी 11th के भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे जहां से 11th के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो वाला टॉपिक्स हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, क्लास में बस जो करा रही हूँ फिजिक्स की क्लास में उन्हीं को करते रहना। जो क्लास के क्वेश्चंस हैं जो बाद के लिए देती हूँ उन्हें सॉल्व कर लेना, उतना मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, सब बच्चों के लिए। अगर क्लासेस में भी अगर मक्कारी करोगे, क्लासेस में नहीं आओगे, क्लासेस के बाद होमवर्क नहीं करोगे, तो फिर देखो फिर टीचर क्या कर सकता है, राइट? अकेला टीचर। तो जितने भी टीचर्स तुम्हें करा रहे हैं क्लासेस में उतना ही तुम करते रहो। चलो अब इतना टाइम भी नहीं है, मैं क्लास शुरू करती हूँ। अंजलि क्लास में आई हो? यस मैम। दूसरी वाली अंजलि, अंजलि देवी के बाद जो दूसरी होती है। अंजलि, आकाश, अरे
अंशिका, बबली, रविंदर, बलविंदर, दीप्ति। आज अमनप्रीत नहीं आई शायद, अमनदीप नहीं आई है आज। कृपा, रिद्धिमा, गुरविंदर भी नहीं दिख रहा। गुरविंदर क्लास में हो? गुरविंदर, तुम्हें बुलाने में ही समय लगा दो बस मैं, है ना। अभी तो 25-30 कम है क्या कम है? 25-30 बच्चे। कितने आते हैं मैम अप्रोक्स? पता नहीं कितने? डेली दिखने में किसी में 60 दिखते हैं, किसी में 50। हाँ ना, किसी दिन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, आज कम दिख रहा है। इससे पहले वाले में कितने थे? 40 ग्राम। अच्छा, देखो ज्वाइन कर तो रहे हैं, कल तक ज्वाइन करेंगे ये। दिमाग खराब करके रखा बच्चों ने। गुरविंदर, डेली इनविटेशन क्यों देना पड़ता है तुम्हारे लिए? इनविटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? मैम कोई काम करने लग गया तो भूल गए। देखो इन्हें क्लास का ना याद नहीं रहता। जो तुम्हें एक बात, ये पंजाब वाले बच्चे कोई भी पहली बात तो बूट कैंप में नहीं जाएंगे, तुम लोग, ठीक है? ओके, आकाश, गुरविंदर। हम्म, चलो क्लास शुरू करते हैं, ईएम वेव्स पढ़ते हैं। ईएम वेव्स, फिर मैग्नेटिज्म मैटर बाद में शुरू करेंगे। देखो ईएम वेव्स में सबसे पहले टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या, करंट का, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट ही पढ़नी है बस, बाकी उसके बाद सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कि अगर मेरे पास कैपेसिटर है, मान लो उस कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रही हूँ डीसी वोल्टेज से, ठीक है। अगर हम डीसी वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होने शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर एकदम से तो उसके ऊपर टोटल चार्ज मान लो इनिशियली 0 था, उसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है सपोज करो Q हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा, मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ए प्लेट से चार्ज निकलेगा DQ चार्ज, और वो चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे होते हुए इस बी पर जाके एड ऑन हो जाएगा। ए पर इलेक्ट्रॉन निकला है, ए से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इसका चार्ज है ना कैपेसिटर का, ये किस अमाउंट से बढ़ता है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये इक्वेशन है। कैपेसिटर का चार्ज जो है अचानक से नहीं बढ़ता, इस रेट से बढ़ेगा, है ना। Q नॉट क्या है, Q नॉट है वो मैक्सिमम चार्ज, Q क्या है, Q वो चार्ज है जो इस टाइम t पर होगा, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटर में करंट कैसे बढ़ता है, भाई लीनियरली इंक्रीज होगा इस तरीके से, उसके बाद जाके फिर ये एक समय के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो करंट, चार्ज और टी के बीच में ये ग्राफ आएगा आपका। देखने में क्या लग रहा है कि जो चार्ज है वो क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करेक्ट। पहले 0 होगा, उसके बाद किसी टी टाइम पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टी टाइम पर ये कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, देखो चार्ज टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इस A और B के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी। अगर Q नॉट चेंज हो रहा है तो क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से ऐड होगी, यही आती है कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसके ऊपर है, देखो Q क्या है, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ अपॉन A बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट होती है तो मैक्सवेल्स ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने बोला था कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जनरेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है, यानी डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है, डी फाई ई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है और ये क्या जनरेट कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो समय के साथ चेंज होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। या फिर बोलो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है, डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। इसके साथ एक और टर्म आ जाती है, मोस्ट एक्यूरेटली क्या लगाते हो, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसका मतलब कैपेसिटर के बीच में क्या मिलेगी, कैपेसिटर के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, है ना। कैपेसिटर के बीच में क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। इसी लॉ से हम क्या बनाते हैं, इसी लॉ से एम्पियर्स का लॉ डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। पहले एम्पियर लॉ क्या कहता था, बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। लेकिन वहां पर आई जो था वो कंडक्शन करंट था। अब पाया गया कि भाई कैपेसिटर के बीच में कंडक्शन करंट तो है नहीं, कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पर प्लस में आई डी लगाया जाता है। तो मेरे पास बी डॉट डीएल किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड माइनस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या है, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, यानी एम्पियर के लॉ में मैक्सवेल ने कुछ करेक्शन करी थी, ये वो इक्वेशन आती है। बात समझ में आ गई। बस आईडी की वैल्यू रखी बेटा, और कुछ नहीं करा। देखो बस क्लियर हुआ, ओके। अब बात आई, ये था हमारा मैक्सवेल्स करेक्शन। अब यहाँ पर देखो बेटा, तुम्हारे जो सर्किट में करंट होगा, वो सर्किट में कौन सा करंट होगा, यहाँ पे आओ। मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है और इसको तुमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, V वोल्ट की सपोज करो बैटरी है। इस सर्किट में यहाँ कौन सा करंट आएगा, कंडक्शन करंट, आईसी। कंडक्शन करंट किस वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, है ना। इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी इस ये वाली, है ना, ये वाली। क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे करंट बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, आई, ठीक है। अब ये अगर करंट की डायरेक्शन है तो मुझे ये बताओ कि बाहर जो सर्किट में करंट है वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। देखो यहाँ कंडक्शन करंट है, इसके बीच में कैपेसिटर के बीच में कौन सा करंट मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ से बेटा क्या होगा, जो ये कंडक्शन करंट है ये किसके बराबर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। या ये भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर होगा, कंडक्शन करंट के बराबर। क्यों, अगर देखो, अगर इस सर्किट में पूरे में आईसी करंट है तो बेटा इसके बीच में भी तो उतना ही करंट होना चाहिए, सारा करंट कहाँ चला जाएगा। तो ये मतलब कॉन्टिन्यूटी वाली भी बात बोल सकते हो कि करंट आईसी रहा है तो यहाँ से एग्जिट भी आईसी कर रहा है ना, आईसी एंटर कर, बट लेकिन आईसी करंट इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से कह सकते हो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब कंडक्शन करंट क्या होता है, जो आप लिखते हो ना डी क्यू बाई डी टी, वही क्या है, कंडक्शन करंट, है ना, जो डी क्यू बाई डी टी लिखते हो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी ही। तुम्हें कुछ आवाज आ रही है क्या एकदम से, कुछ तो ज्यादा नहीं आ रही ना, ठीक है।
ओके, तो ये वाला अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर जिसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यानी मेरे पास प्लेट है जिसका हमें एक कलर व्हाइट पे चलता है, एक कलर रेड पे नहीं चलता, कोई ऐसा कलर है जो दोनों में चले? ग्रीन नीचे। ठीक है, यानी मेरे, हाँ रेड व्हाइट और ब्लैक दोनों पे चल जाएगा। रेड व्हाइट ब्लैक कैसे चल सकता है? व्हाइट पे व्हाइट कहाँ चलेगा? मान लो मेरे पास ये पैरेलल, रेड हाँ मेरे पास ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इनका एरिया दिया हुआ है तुम्हें कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आपको क्या करना है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक हाइपोथेटिकल एरिया लेना है, जिस एरिया की वैल्यू इन्होंने तुम्हें दे रखी है ए नॉट 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इस एरिया से बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा होगा। द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू ए नॉट इज, ये सवाल ये कह रहा है। अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया था? ड्यू टू चेंज ऑफ डी फाई ई बाई डी टी। मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना चेंज होगा तभी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। अब देखो, अगर तुमने छोटा एरिया बनाया है तो इस छोटे से एरिया से कम फ्लक्स पास होगा, करेक्ट। इस छोटे से एरिया से कम फ्लक्स पास होगा, तो तुम्हें कैसे निकालना है? अब देखो, जो पूरा करंट 6 एम्पियर है, ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। अब ये कंडक्शन करंट पूरे इस कैपेसिटर की प्लेट से पास हुआ होगा, ऐसे समझो, ठीक है। या फिर इस 6 एम्पियर की करंट की वजह से जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है जो जनरेट हो रही है, वो इस पूरे कैपेसिटर की इस प्लेट से जाके पास हो रही होंगी। अगर मैंने ये छोटा एरिया बनाया है, जो इन्होंने बोला है कि उससे पर्टिकुलरली बताओ उससे कितना करंट उस इंस्टेंट पे पास होगा, ये बताओ। तो इसका मतलब है उस इंस्टेंट पे सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम क्रॉस हो रही होंगी। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो टोटल 6 एम्पियर करंट है वो कितने एरिया से पास हो रहा है? पूरे प्लेट की कैपेसिटर 16 से, यस मैम। करेक्ट। तो पर यूनिट एरिया से कितना हो जाएगा? पर यूनिट एरिया से, 1 पर बाय यूनिट 16 एरिया 6/16, किस्म पर 6 यूनिट एरिया ना, एरिया नीचे आएगा, करंट पर यूनिट एरिया निकालना है ना, मल्टीप्लाई कर दो जितने एरिया से पूछा है। कितने एरिया से पूछा है बेटा? 3.2 से, तो 3.2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास किया है वो निकाल लिया, ठीक है। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को डी क्यू बाई डी टी से निकाल सकती हूँ? अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा हो तो क्या डी क्यू बाई डी टी से निकाल सकते हैं उसको? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि अभी पढ़ा है आई डी किसके बराबर है? आई सी के, करेक्ट। तो दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। देखो अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्या कह रहा है कि मेरे पास टाइम वेराइंग, मेरे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया है। टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो एसी वोल्टेज होगी, क्योंकि एसी वोल्टेज भी टाइम के साथ क्या करती है? एसी वोल्टेज टाइम के साथ वेराइंग है, एसी वोल्टेज टाइम के साथ वेराइंग है, करेक्ट। तो इसका यस मतलब अगर ये एसी वोल्टेज टाइम के साथ वेराइंग है तो इस कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी वेराइंग होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे पास इस कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेराइंग है, तो आईडी करंट बनेगा। तुम्हें सवाल में डिस्प्लेसमेंट करंट पहले ही दे दिया, कितना? 0.25 मिली एम्पियर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 2.5 माइक्रोफेराड। तुमसे बोला है कि बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है लैंग्वेज से। पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज स्टोर होगा मुझे बताओ इस कैपेसिटर पे? कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होता है? Q इक्वल्स टू CV। सीवी करंट मुझे दे रखा है, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq बाई dt इक्वल्स टू C dv बाई dt। क्या मेरे पास dq बाई dt है? dq बाई Yes, dt ma'am. क्या होता है? करंट। और मेरे को करंट दिया हुआ है 0.25 मिली एम्पियर, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना? 2.5 माइक्रो 10 टू द पावर -6 ऊपर 10 टू द पावर -3। कितना आ गया? आ गया dv बाई dt। और dv बाई dt क्या था मेरा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक लाइन का आंसर था 2025 का PYQ है, ठीक है। तो पेपर में जो चैप्टर तुमने पढ़े हैं ना,
जो चैप्टर तुम्हें पढ़ाए गए हैं, अगर उन चैप्टर से सवाल आता है, जैसे तुमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट, तुम्हें पता है मैडम ने क्लास में पढ़ाया है, उस क्वेश्चन को देखते ही कभी मत छोड़ना, उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो अगर पढ़ा है तो, है ना। अगर जो तुमने पढ़ा है अगर उसी को ही देखते ही आगे बढ़ जाओगे तो कैसे चलेगा। जिस क्वेश्चन को, जिस चैप्टर को तुमने पढ़ा है, उस सवाल पर थोड़ा समय दो, क्या पता बन जाए, ठीक है, क्या पता बन जाए। ओके एंड अब देखो वेव प्रोपोगेशन इन डायरेक्शन पूछा है, किस डिस्क्राइब बाय। वेव की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वेव की इक्वेशन होती है ना, यस मैम। पढ़ोगी तो। तो एलिमेंट वालों घबराना मत, ये एक वेव की इक्वेशन होती है। इस वेव की इक्वेशन में बस तुम्हें दो काम याद रखने हैं, क्या, जहां या इस के के साथ जो डायरेक्शन जुड़ी होगी, इस के के साथ जो डायरेक्शन जुड़ी है, जैसे यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है, तो ये एक्स डायरेक्शन क्या है, ये वेव की प्रोपोगेशन है ना, वेव का प्रोपोगेशन है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, करेक्ट। एक्स का क्या है, प्रोपोगेशन, कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। प्रोपोगेट का मतलब है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है एक्स, इसका मतलब वेव कहाँ मिलेगी, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ लिखा हुआ होता वाई, तो एक्स कहाँ मिलेगी बेटा, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स है तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता वाई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये किस डायरेक्शन में होता बेटा, अगर ये दोनों साइन प्लस के हैं, अगर मेरे पास ये दोनों साइन प्लस के हैं, तो मेरी जो वेव की प्रोपोगेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर एक्स है पर, हाँ, तो यानी ये दोनों प्लस के हो गए ना, तो फिर साइन बदल जाएगा, यानी जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन। अच्छा अगर मैं लिखती हूँ y इक्वल्स टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर दोनों Yes, प्लस है, दोनों प्लस हैं, अगर दोनों माइनस है तो दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, ठीक है। एक प्लस है एक नेगेटिव है तो प्लस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। ओके अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें लिखा हुआ है के क्या होता है बेटा, के की वैल्यू होती है क्या, 2π/λ। के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलेंगे, वेव नंबर बोलेंगे, ठीक है। 2π/λ, इसकी यूनिट भी तुम्हें पता चल गई होगी, मीटर इनवर्स हो जाएगी के की, है ना। ओके अब वेव की वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताओ, वेव वेलोसिटी, लाइट भी एक वेव है, लाइट एक वेव है ना, तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, सी, स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी, बोलो, शिवर हाँ? अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो कुछ और हो जाती है ना, वेलोसिटी इन शिवर मीडियम। हाँ अब वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेव वेलोसिटी देखो यहाँ से जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन के, ये क्या होती है, वेव वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला याद रखना है किसका, वेव की वेलोसिटी का, जो ये ओमेगा है ये अपॉन में के, ये क्या होती है, वेव वेलोसिटी। ओमेगा किसके बराबर होता है बेटा, ये ओमेगा 2π/t के, है ना। ये वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो किसके बराबर होती है, 2π/t के बराबर होती है। ये समझ में आया है, यस मैम। ओके। अब क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव पूछ रहा है ये, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव कैसे याद रखनी है, पहले तो ये देखो, जो तुम्हारे पास ईएम वेव होती है, क्या होती है मेरे पास, एक ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो होती है, यहाँ पर लिख देती हूँ। ईएम वेव जो होती है बेटा, इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसे मैं सी से दिखाऊंगी। ये तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। याद सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव जो होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अभी समझाया है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। मैंने उसे सी से डिनोट किया है, ठीक है। सी से मैंने क्या डिनोट किया है, डायरेक्शन किसकी, ऑफ वेव, ये वेव की डायरेक्शन मैंने डिनोट करी है, ये होती है ईएम वेव। अब ईएम वेव जो होती है ना, इसमें जो एनर्जी होती है इस ईएम, भाई ईएम वेव है, वेव एनर्जी कैरी करेगी, ये जो वेव एनर्जी कैरी करती है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसमें, एनर्जी जो है इस ईएम वेव की ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मेरे पास यहां से एनर्जी डेंसिटी कितना आता है बेटा, एनर्जी डेंसिटी कितनी आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। स्क्वायर। एक फॉर्मूला बी स्क्वायर के टर्म्स में भी होता है, वो बताओ। एक एनर्जी डेंसिटी और किसके बराबर होती है, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यही फॉर्मूला होता है ना, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। ये Yes, ma'am. दोनों एनर्जी डेंसिटी हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ओके। अब यहां पर तुमसे पूछ, अब आते हैं एक टर्म इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ये है एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी डेंसिटी है इसका मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जब इसमें एनर्जी की वैल्यू रखते हो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी निकल के आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटेंसिटी का, क्या फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। और मैम किस कैसे बना बराबर था हो बताना जाएगा, दोबारा। ये याद रखना है बस तुम्हें, ये ई नॉट ये है ना, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट, सॉरी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यस मैम। ठीक है। तो ये एनर्जी है, लेकिन मेरे पास ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी यानी इस एनर्जी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी में, भाई ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, सिर्फ एनर्जी मिल जाएगी ना। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कैलकुलेट वगैरह करके क्या मिलता है, इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो एनर्जी डेंसिटी था, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाती है, इंटेंसिटी। सिमिलरली हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। क्लियर हो, इंटेंसिटी, हाँ। ई क्या है इसमें, कौन बच्चा बता पाएगा, ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। पिछली क्लास में एक बच्चा बोल रहा था मैम ये ई एनर्जी है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देखो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगी 200 ई इक्वल्स टू, यस मैम। ठीक है, ई की वैल्यू 200 हो गई, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। आ जाओ, देखो बेटा क्या लिखा है, ये इक्वेशन लिखी है E इक्वल्स टू 200, समझ में आ रहा है कुछ, 200 साइन Yes, ma'am. 1.5 इंटू 10⁻⁷t माइनस 0.05x। ये ना किसकी इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसकी है बेटा, ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे अभी वेव की इक्वेशन क्या लिखी थी, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t, मैंने ये इक्वेशन लिखवाई थी। इसमें बेटा जो ये a होता है ये क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है a, एम्पलीट्यूड किसका, वेव का, ठीक है। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव होगी। यहाँ पर जो ये 200 लिखा हुआ है ये क्या बताएगा, ई नॉट, क्या बताएगा, ई नॉट, ई नॉट। अब मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी निकालो, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से तुमने 200 लिख दिया,
उसका स्केयर मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट, आ जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। मैम हाँ, क्वेश्चन है ऐसे, इसमें मैम के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। कुछ भी कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। इसमें भी जो डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव एक्स में आएगी। ठीक है, एक बार नेगेटिव है ना, एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव, बस ये देखो। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी चलेगा, बट ये देखो एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव। अगर इस तरीके से है तो वेव की डायरेक्शन क्या रहेगी, प्लस एक्स रहेगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ। अब देखो ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेडिएशन प्रेशर निकालो अगर सारी रेज कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई हैं तो। देखो क्या कह रहा है, मेरे पास एक मीडियम है, एक सरफेस है जिसपे ईएम वेव्स आ रही हैं और वो नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं और सारी की सारी क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब। रेडिएशन प्रेशर बताओ, अभी पढ़ाया है तुम्हें कुछ ड्यूअल नेचर में ही। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो मेरे पास प्रेशर किसके बराबर होता है, अगर सारी रेज आई और एब्जॉर्ब हो गई, प्रेशर किसके बराबर होता है, आई अपॉन सी, है ना, रेडिएशन प्रेशर। यस मैम। और Yes, अगर ma'am. सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन के केस में प्रेशर क्या हो जाता है, 2I/C, करेक्ट। 2V/C। रिफ्लेक्शन के केस में 2I/C, बेटा याद है। Yes, ma'am. रेडिएशन प्रेशर जरूर पढ़ना उस टॉपिक को, अगर छोड़ दिया ना पीटूंगी सबको पकड़ के। 2I/C। अब देखो c होती है स्पीड ऑफ लाइट जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करे। अब वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना दिया हुआ है उन्होंने, कितना देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, और उसमें से ईएम वेव पास कर रही है भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो या इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट से तो वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। तो इस सी को क्या लिख सकते हो बताओ, प्रेशर इक्वल्स टू इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसमें, इन मीडियम में, करेक्ट। अब मुझे बताओ इस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या लिखोगे, सी अपॉन म्यू। हाँ वेरी गुड, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वी होता है ना, म्यू का फॉर्मूला Yes. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन यस मीडियम। मैम। Yes, ma'am. मीडियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी अपॉन म्यू, म्यू ऊपर चला जाएगा। इंटेंसिटी देखो 6 × 10⁸ दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दे रखा है, 3 × 10⁸, यहाँ से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया प्रेशर, 6 N/m², आ गया। ये सारे पीवाई क्यू हैं तुम्हारे। ठीक है, देखो डन, आ जाओ अब। फिर आते हैं हमारे पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। कितनी इक्वेशन आती है मैक्सवेल की, 4 इक्वेशन, 4। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले है गॉस लॉ ऑफ, देखो एक तो है गॉस लॉ, किस किस में, इलेक्ट्रो में और मैग्नेटिज्म में। ठीक है, फिर एम्पियर लॉ, फिर है एक हमारा कौन सा लॉ, फराडे लॉ। ये 4 इक्वेशन पूरी ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स की जान है। ठीक है, ये फराडे लॉ, ये 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 इक्वेशन आ गई ना तो मतलब पूरी ईएमआई, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्हीं इन्हीं 4 इक्वेशन पे बेस है। देखो कैसे, मुझे बताओ गॉस लॉ क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या कहता है, जल्दी बताओ। हर्षित क्या कहता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ मैम फ्लक्स होगा चार्ज हर्षित इनक्लोज हर्षित वेपन में। हर्षित हर्षित, हाँ गॉस लॉ बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर्षित आवाज नहीं आ रही, हाँ। एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन Epsilon नॉट, naught. एप्सिलॉन नॉट। यहाँ डीएस होता है। हर्षित क्लास में नहीं है क्या, हाँ जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लोग, मैम हूँ। फिर रिप्लाई कौन करेगा, अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पे भी चुप हो जाओगे ना फिर क्या फायदा है यहाँ क्लास में आने का, हाँ कोई फायदा है, ये अभी तक पूरी फिजिक्स हो गई है, अभी इनको गॉस लॉ नहीं पता इन्हें, हाँ हेलो।
ठीक है, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी मैग्नेटिज्म में मैं ये लॉ क्या लगाऊंगी, एप्सिलॉन नॉट बी डॉट डी ए, डी ए मतलब सरफेस है ना, यहाँ एरिया या सरफेस इंटीग्रल सेम बात है। बी डॉट डी एस किसके बराबर हो जाता है, जीरो के, है ना, कि सरफेस Yes, इंटीग्रल sir. करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो ये मैग्नेटिज्म में होता है और ये Yes, इलेक्ट्रिक। sir. एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, अभी सिखाया है, याद रखना। एम्पियर्स में लाइन इंटीग्रल करते हैं, ये चीज याद रखना। गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला है, गॉस मैम लॉ। वो जीरो कैसे करा, हाँ, जीरो कैसे करा वो? मैग्नेटिज्म में बी डॉट डी एस जीरो होता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है ना, क्लोज तो हाँ सरफेस इंटीग्रल, उसका सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, जीरो। अब याद रखना, ठीक है। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल लेंगे, गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल लेंगे और एम्पियर लॉ में लाइन इंटीग्रल लेंगे, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, फराडे लॉ। ये बताता है ई डॉट डीएल के बारे में। ठीक है, कि ई डॉट डीएल क्या होता है। अब देखो ई डॉट डीएल है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इन क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है किसी भी लाइन का, है ना। अगर कोई लूप क्लोज्ड लूप बना रही है, मान लो इस क्लोज्ड लूप पे मैं क्या करती हूँ, कोई वर्क डन करती हूँ, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है और अगर किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड लूप का वर्क डन निकालते हैं तो क्या आता है, जीरो। क्लोज्ड लूप में अगर मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या आता है, देखो क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। Final position. अगर क्लोज्ड लूप है मतलब इनिशियल भी वही होगी और फाइनल भी वही होगी। तो क्लोज्ड लूप में कंजर्वेटिव फोर्स चाहे कोई भी हो, क्लोज्ड लूप में उसका इंटीग्रल क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, Zero. जीरो। ठीक है, बट ई डॉट डीएल किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई बी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। बताओ क्यों, डी फाई बी बाई डी टी के बराबर। डी फाई बी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक Flux. फ्लक्स। Magnetic. इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मेरी बात सुन लो, यही तो कहा था फराडे ने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो कौन जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो कौन जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यही तो था फराडे लॉ। पहले तुमने पढ़ा है कि मैम आपने फराडे लॉ में ये पढ़ाया है कि अब लेंज लॉ आएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो एक ईएमएफ पैदा करेगा। लास्ट में वो सब क्या देखा गया, लास्ट में ये देखा गया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा गया तो क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये याद रखना, अब ये जो फील्ड है ना ये कंजर्वेटिव नहीं होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है वो नेचर में कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो मेरे पास ई डॉट डीएल जीरो के बराबर भी ठीक है, ई डॉट डीएल डी फाई बाई डी टी के बराबर भी ठीक है, दोनों इक्वेशंस ठीक है ना। अब इसे फटाफट मिला दो, ए का क्या होगा, ए का कौन सा होगा, सुहानी ए का क्या होगा इनमें से, 1 2 3 4 में से ए का क्या होगा, 1 2 3 4 में से। हाँ सुहानी तुमसे पूछ रही हूँ भाई, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स इस 1 2 3 4 में से कौन सा है, मिलाओ ऑप्शन। हेलो हेलो सुहानी, मैम आ रही है। Yes, ma'am. हाँ बताओ, ए का कौन सा मिलाऊं इसमें से, 1 2 3 4 में से। Ma'am, second वो आवाज चली गई. सेकेंड। सुहानी बी में कौन सा मिलाऊं, बी का कौन सा मिलाना है, Ma'am, third. वेरी गुड। थर्ड का क्या होगा, थर्ड का
एम्पियर्स लॉ का लास्ट लास्ट, गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। अब्दुल्ला आया है आज? अब्दुल्ला आया है क्लास में? स्टेटमेंट 1 बोलो। बोलो। EM waves carry energy as they travel through space. सही लग रही And है। this energy is equally shared by electric and magnetic field. True or false? एनर्जी कैरी करती है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एनर्जी कैरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? EM वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं कि नहीं? यस मैम। यस है ना, मैम। एनर्जी कैरी करेंगी भी। अभी तो पढ़ के आए हो धनंजय, पढ़ा है कि नहीं यस पढ़ा? आकाश? मैंने यस बोला मैम। था। हाँ, और अभी पढ़ा है कि इनकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बढ़ती है, तो सही है। सेकंड, EM वेव्स ट्राई के सरफेस प्रेशर इज एक्सर्टेड। प्रेशर एक्सर्ट करती है EM वेव्स, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या EM वेव के बाद EM वेव्स के पास मोमेंटम होता है? बताओ, डज EM वेव हैव मोमेंटम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या इनके पास मास होता है? मैम नहीं होगा। हाँ, इनके पास मास नहीं होता बट मोमेंटम होगा। ठीक है, तो एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड में E इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटा? CB के। ठीक है, अगर मुझे E से पूछा है B निकालो तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब देखो तुम्हें कह रहा है कि अगर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, K जो है प्रोपोगेशन वेक्टर है, जो अभी तक मैं C से डिनोट करके आई थी वो K से डिनोट कर दिया। ठीक है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, वो भी वेक्टर में बताओ। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो तुम कह दोगे मैम B जो है E अपॉन C के बराबर होगा, है ना, इस इक्वेशन से। ये रहा मैग्नीट्यूड, बट ये कह रहा है वेक्टर में बताओ। अगर ये वेक्टर में बात कर रहा है और देखो सारी चीजें ओमेगा में है, C क्या है? C क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट नहीं बोलना, स्पीड ऑफ वेव बोलना, क्योंकि लाइट यहाँ पर क्या है? वेव है। मैं वेव की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अगर B इक्वल्स टू E अपॉन C वेव है तो वेव को अभी मैंने क्या बोला था? वेव की स्पीड क्या होती है? ओमेगा बाय के। तो इस C को मैं ओमेगा बाय के लिख दूंगी, के ऊपर चला जाएगा। ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। क्या आया है? ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है वेक्टर फॉर्म में बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होता है तो मैंने क्या बताया था बेटा? ईबीसी, ईबीसी याद रखना डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये क्या है डायरेक्शन? देखो, डायरेक्शन का मतलब है अगर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो बेटा बी क्रॉस सी करेंगे। अगर बेटा देखो आगे ई पूछा है ना तो बी सी मल्टीप्लाई कर दो। अगर बी पूछा है तो आगे क्या है? सी क्रॉस ई। देखो बी के बाद क्या है बेटा? सीई, तो सी क्रॉस ई कर दो। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या मल्टीप्लाई कर दो? अच्छा, बी सी पूछा जाए तो, अब सी के लिए पूछा है तो सी के आगे क्या है? ई बी, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी? ई क्रॉस बी। और ये जो ई क्रॉस बी है, ये जो ई क्रॉस बी है, सी क्या है? सी मेरी क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है कि लाइट वेव किधर ट्रेवल कर रही है। सी स्पीड है ना, तो ई क्रॉस बी इसी को क्या बोलेंगे? यही मेरा क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है। क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है कि मेरी लाइट किस दिशा में ट्रेवल कर रही है, क्या डायरेक्शन है। कैसे? ई क्रॉस बी करके। कैसे करते हैं? तो इसका मतलब अगर मुझे बी निकालना है तो बेटा इस ई के को क्या लिखोगे?
इस ई और के को क्या लिखोगे? अगर मुझे इसका वेक्टर चाहिए तो B इक्वल्स टू ई और के। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, के प्रोपोगेशन वेक्टर है। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो C क्रॉस E करते हैं। C क्या थी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका मतलब मुझे ये क्या लिखना पड़ेगा? K क्रॉस E 1/ओमेगा। करेक्ट? तो मेरा ऑप्शन नंबर ए आएगा। बात समझ में आई? अगर E क्रॉस K कर दोगे तो आंसर गलत है। तो इसीलिए मैंने ये ईबीसी से सिखाया। तो मैं ये टर्म याद करनी है कि अगर मुझे डायरेक्शन पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा? ईबीसी ईबीसी ईबीसी। ई पूछा है तो बी क्रॉस सी, बी पूछा है तो सी क्रॉस सी, ई पूछा है तो बी क्रॉस सी। बोलो बोलो। मैम वेव वेलोसिटी भी यही है ना, सी? हाँ, वेव की सही बात। जहां वेलोसिटी होगी, जहां वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेव है। ठीक है? ओके बेटा, समझ में आया? नहीं, अब मैं तुमसे पूछती हूँ। अच्छा बताओ, वेव सी की वेलोसिटी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के में है, मुझे फटाफट से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन बताओ बी की। जिसे पूछूंगी वही बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए मुझे बी की। कौन बताने वाला है? कौन बताएगा? हर्ष माधव, जल्दी बताओ। हर्ष। यस मैम, एक मिनट। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए ईबीसी ईवीसी, सॉरी मैग्नीट्यूड के लिए सीवी, मैम वैसे मैग्नीट्यूड के बीसी लिए। भी कर सकते हैं, हाँ, बीसी भी कर सकते हैं मैम मैग्नीट्यूड के लिए तो। और वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए तो बीसी भी कर सकते हैं। वेक्टर के लिए क्या है? ईबीसी। ईबीसी एब्स, एब्स से याद रख लो। अब बताओ इसका, अब बी चाहिए तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी के लिए? सी और ई ना, सी क्रॉस ई। ई क्रॉस ई करोगे, यही तो देखना था। सी क्या है? आई कैप। ई क्रॉस क्या है? के कैप। तुम देखो अब माइनस होता जी। है आई जे के। अगर आई और जे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? के। जे और के को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आई। के और आई को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? जे। है ना? ये आई जे के से साइकिल याद रख लो बनानी। यस मैम। अब आई क्रॉस के किया है ना तुमने, यानी तुम वापस उल्टा चले हो। आई क्रॉस के करने पर क्या मिलेगा? माइनस में माइनस J. माइनस का तो इसका मतलब बी कहाँ है? माइनस वाई एक्सिस में। समझ आया? यस मैम। अच्छा अब बताओ, अगर सी मेरी वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जेड में है, जल्दी से मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं नहीं ना 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 ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। हर्षित बताएगा। हर्षित नहीं, दीप्ति तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। दीप्ति। Yes, ma'am. हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता। अगर सी वाई में है, बी जेड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? C B. हाँ, Ma'am, C cross B है ना? क्या कह रही है? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी करो फिर। जेड मतलब के, वाई मतलब जे, के क्रॉस जे क्या देगा? माइनस आई। माइनस आई क्या। दीप्ति ये आता है आई जे के करना? अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव, एंटी आ जाता है तो नेगेटिव ले लेते हैं। Negative. हाँ, यहाँ देखो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बताओ ट्रू और फॉल्स। अगर मेरे पास वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है, क्या वो डायरेक्शन में उस डिपेंड करेगी उसकी स्पीड, या हर जगह सेम रहेगी वैक्यूम में? वैक्यूम में डरो मत। मैम हाँ इंडिपेंडेंट है। हाँ, वैक्यूम में तो भाई किसी भी डायरेक्शन में स्पीड लाइट ट्रेवल कर ले, क्या रहेगी? 3 × 10⁸ सेम रहने यस वाली, मैम। सेम रहेगी नहीं बेटा। वैक्यूम में हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से लाइट ट्रेवल करती है। तो यानी इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन फॉल्स। करेक्ट? बी वाला बोलो,
स्पीड ऑफ लाइट जो है इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। बताओ किसी भी मीडियम में कौन से कलर की लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? भाई ये मीडियम की बात है ना। मीडियम में अगर तुम्हारी लाइट किसी वैक्यूम की जगह किसी और मीडियम में, एक बात सुनो, अगर लाइट वैक्यूम की जगह किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड कम हो जाती है कि नहीं हो जाती? कम हो जाती है। अभी तो पढ़ा है E अपॉन म्यू से कम हो जाती है मैम, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर ये कह रहा है कि वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है, भाई वेवलेंथ पे डिपेंड तो करेगी। रेड कलर की लाइट किसी और से मूव करेगी, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। जो तुम्हारा Yes, ma'am. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी लैम्डा पर डिपेंड करेगी। तो ये बी ऑप्शन भी फॉल्स हुआ। करेक्ट। थर्ड वाला देखो, Yes, ma'am. स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। कि सोर्स को मोशन मतलब सोर्स मतलब मान लो तुम्हारे पास बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर बल्ब को इधर उधर घुमाने लगूं तो क्या उससे निकलने वाली जो लाइट है उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट है, ट्रू। डी बोलो, क्या इंटेंसिटी पे लाइट डिपेंड करती है? स्पीड स्पीड स्पीड। क्या तुमने ज्यादा इंटेंसिटी का बल्ब ग्लो कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी? अगर तुम 100 वॉट की इंटेंसिटी का बल्ब ले आते हो तो क्या उसकी स्पीड ज्यादा होती है लाइट की एज कम्पेयर टू छोटा छोटा वाले वॉट का बल्ब होता है जो? क्या ऐसा है? नहीं है ना ऐसा। इंटेंसिटी पे डिपेंड कहाँ करती है? मीडियम पे डिपेंड करेगी। देखो स्पीड ऑफ लाइट किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? स्पीड मीडियम पे, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कैसा मीडियम है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी उस मीडियम के। और किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती बिंड बेटा, नहीं करती, ठीक है। ये चीजें हैं। तो लास्ट वाली लाइन ट्रू और फॉल्स? इंडिपेंडेंट है तो बात सही है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। देखो 2023 का सवाल है, ठीक है। तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाता है। स्टेटमेंट 1, EM waves are not deflected by electric and magnetic field, ट्रू और फॉल्स? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं EM वेव्स को छोड़ूं तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेंगी? EM वेव्स, अभी बताओ क्या EM वेव्स पार्टिकल हैं? अभी मैंने पूछा क्या EM वेव के पास मास है, तुमने क्या बोला? नहीं है। नहीं है। नो EM वेव के पास मास नहीं है, इसका मतलब ये एक हाईली एनर्जेटिक वेव है। अगर इनके पास मास ही नहीं है तो ये सिर्फ वेव है जिनके पास एनर्जी है। ये कुछ नहीं है, ये एक एनर्जी है। EM वेव्स क्या है? नथिंग, बस एक एनर्जी है जिसके पास मतलब हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं। तो अगर मास ही नहीं है तो डिफ्लेक्ट कहां से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू, बिकॉज मास जीरो है इनका, इनके पास मास नहीं है, ठीक है। रेस्ट मास जीरो है इन वेव्स का। ओके, इलेक्ट्रो स्टेटमेंट सेकंड, ई नॉट किसके बराबर है? देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, अभी पढ़ा था। ई नॉट किसके बराबर था? सी बी नॉट के, ठीक है बेटा। अब सी क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट। सी को देखो अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, सी किसके बराबर होता है? 1/μ0 ε0, ये याद रखना। सी स्पीड ऑफ लाइट है और ये किसके बराबर है? 1/μ0 ε0 के। क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम C Yes, ma'am. इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। ओके, अब देखो ये C है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखनी है किसी मीडियम में तो आप लिखोगे मैम ये इसको लिख दो म्यू मीडियम एप्सिलॉन नॉट मीडियम। अब देखो V मीडियम आप कहोगे कि मैम मीडियम में क्या हो जाता है? म्यू मीडियम किसके बराबर हो जाता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ऐसी एप्सिलॉन नॉट मीडियम किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर म्यू नॉट म्यू आर। अब देखो ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट सी बना देंगे तो मेरे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? ऊपर बन जाएगा सी, नीचे अंडर रूट में क्या बचा? म्यू आर और एप्सिलॉन आर। यस और नो? यस भाई बाकी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो सी बन गए ना, Yes, सी ma'am. के बराबर हो गया। अच्छा अब देखो एक और चीज, अभी वीएम किसके बराबर आई थी? सी अपॉन म्यू के बराबर आई थी। ये सी अपॉन म्यू के बराबर आई थी। म्यू क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से मेरा म्यू और क्या हो गया? म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है।
तो एक यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल के आ गई, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक हो गया। सेकंड इक्वेशन गलत है, पहली सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। बोलो, ये समझ में आया? ये 2023 का सवाल है शिफ्ट 2 का, ऐसा नहीं है मैंने ये Yes. सवाल छांटे हैं, यही सवाल आए हैं, सारे लेके आई हूँ। ठीक है, अब इनका एप्लीकेशन आता है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे पहले किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? बताओ जल्दी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा की। ठीक है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फिर किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? एक्सरे की। उसके बाद कौन आता है? गामा एक्सरे, गामा एक्सरे। अरे मैम बोलो, फिर यूवी आता है। इतनी जल्दी आ जाएगा ना यूवी? मैम गामा के बाद एक्सरे फिर यूवी तो आता है। ओके, गामा रे, एक्सरे, फिर क्या आ जाएगा? यूवी रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल, सॉरी, यस, विजिबल रीजन, इसके बाद लास्ट इंफ्रारेड, इंफ्रा, माइक्रो। इंफ्रा के बाद नहीं, रडार आएगा, रेडियो आएगा, मैम रेडियो सबसे आखिरी में आएगा। माइक्रो पहले आएगा, रडार जैसे वेव्स। माइक्रो पहले आएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, रेडियो वेव्स तो सबसे ज्यादा होती है ना। हाँ, माइक्रो, और लास्ट में कौन है? रेडियो रेडियो। वेव्स। तो बेटा इस क्रम में वेवलेंथ बढ़ेगी, है ना, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऐसे। ठीक है, चलो इतना तो पता चल गया। अब बात करते हैं माइक्रोवेव कहाँ यूज होती है। माइक्रोवेव एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है, यूवी रेज कहाँ यूज होती है भाई? यूवी रेज लेसिक आई सर्जरी, जो आंखों की Surgery. सर्जरी होती है उसमें यूवी रेज। एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी कराते हैं उसमें कौन सी लाइट रेज मैम होती है? हाँ, इंफ्रारेड। मैम अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी क्या? यस, तो मैम फिर तो नीचे की तरफ मैम फ्रीक्वेंसी कम होगी ना फिर। हाँ बिल्कुल, वेवलेंथ बढ़ रही है ठीक तो है मैम। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो गामा सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाई फ्रीक्वेंसी का है ना, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा की है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये आया है इनको ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होंगी, चलो मुझे बताओ, गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? चार ऑप्शन है, देखो। अच्छा ये बता दो, रेडियो एक्टिव डिके जो होता है न्यूक्लियस का, कौन सी वेव, इसमें से कौन सी वेव निकलेगी रेडियो एक्टिव डिके में? गामा रे। क्यों? रेडियो एक्टिव डिके में क्या निकलेगा बेटा? गामा, बिल्कुल, क्योंकि गामा हाईली एनर्जेटिक वेव है ना। अगर कोई मान लो जब तुम्हारा कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें कोई भी तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट में है और वो हायर एनर्जी से लो स्टेट में आएगा तो क्या रिलीज करेगा? गामा। ठीक है, गामा रिलीज करेगा। तो बिल्कुल रेडियो एक्टिव डिके में इनमें से कौन प्रोड्यूस होता है? गामा रे। अब देखो एक्सरे कैसे बनती है, कौन बताएगा एक्सरे कैसे बनती है भाई? एक्सरे कैसे बनेगी? देखो एक्सरे कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई टारगेट रखा हुआ है, किस, ये टारगेट का मतलब है यहाँ कोई मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, कोई मटेरियल का पीस रखा हुआ है। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे? हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा। जैसे ये इस टारगेट से टकराएंगे तो इस टारगेट के न्यूक्लियस के सबसे जो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, यानी इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या करेंगी? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, टारगेट से टकराया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव, रिमूव। रिमूव हो जाएगा। इस ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा वो इस वैकेंसी को फुल करने आएगा। जैसे ही वो हाई से लो लेवल में आएगा तो यहाँ से रेज रिलीज होंगी, वही क्या है? एक्स रेज। क्या है? वही क्या है? एक्स रेज है। तो एक्सरे का मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, माइक्रोवेव बनाई जाती है कैसे? क्लिस्ट्रॉन वेव और मैग्नेट्रॉन का यूज करके, मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन वॉल्व
का यूज करके। कैसे? इनपुट में देते हैं लो वेवलेंथ, बीच में तुम्हारा ये क्लिस्ट्रॉन का प्रोसेस, आउटपुट पर हाई वेवलेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है? माइक्रोवेव। रेडियो वेव याद रखनी है। कैसे कैसे बनाई जाएंगी रेडियो वेव? रैपिड एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रैपिड एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन कराएंगे, या फिर एसी वोल्टेज में रख दो इनको। एसी वोल्टेज में कॉन्टिन्यूसली तुम्हारा चेंज होता रहेगा वोल्टेज। एसी वोल्टेज है ना, एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी, तो कई बार तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा फिर डी एक्सीलरेट होगा। या एसी वोल्ट लिख लो, क्या पता अगली बार ऐसे पूछ ले कि इनमें से एसी वोल्टेज में अगर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? कौन सी होगी भाई? रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखनी है मैम चीज। किस में रखेंगे तो? एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज भी क्या होती है भाई? एसी वोल्टेज ऐसी होगी, एक बार प्लस एक्सीलरेट हो जाएगा, नेगेटिव, फिर डी एक्सीलरेट हो जाएगा, फिर प्लस आया, फिर एक्सीलरेट, फिर डी एक्सीलरेट। तो इस तरीके से कौन सा वेव प्रोड्यूस करेंगे? ये रेडियो, है ना? रेडियो। हाँ, वेरी गुड। ओके, अभी देखो ये कह रहा है रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या है ये? अभी पढ़ा है ना, एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या यस मैम। या हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये थी म्यू नॉट। या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब मैंने तुमसे कहा था कि बेटा जो ये एनर्जी होती है ना, ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज होगा ना, इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दूसरे वाले का एवरेज 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये इनका एवरेज है। तो अब एवरेज को टोटल से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? एवरेज को टोटल से डिवाइड करोगे तो 1/2। ठीक है, तो ये एवरेज में 1/2 हो जाएगा और टोटल तुम्हें पता ही है। ठीक है मेरे बेटा, कभी भी ऐसे मत बता देना। क्या ये टोटल एनर्जी है? क्या ये टोटल एनर्जी के बराबर है? यस और नो, यस और नो, क्या ये टोटल एनर्जी है? नो, नो, अब बिग नो, गलत हो जाएगा। ओनली टोटल एनर्जी, या तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, मैं और बोल रही हूँ, याद रखना, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। अगर एवरेज में करना है तो दोनों का 1/4 होगा। बात समझ में आ गई? चलो यस सर। जल्दी से बताओ, इसका आंसर करो फटाफट। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। एक्स। हाँ, एक्सरे है ना। सॉरी। मेटल टारगेट को बम्बार्ड करोगे विद हाई इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो एक्सरे निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये फटाफट से बताओ, इनमें से देख के बताओ जल्दी। कौन सी इनमें से टाइम वराइंग कंडीशन में तो ट्रू है बट स्टैटिक कंडीशन में वो ट्रू नहीं है? टाइम वराइंग कंडीशन में कौन सा सही है? ये वाला। टाइम वराइंग कंडीशन में ई डॉट डी एल dt के बराबर है, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई डॉट डी एल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। पढ़ा था भी। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बट शर्त क्या है? ये इसीलिए ट्रू है कि टाइम वेराइंग है, और अगर स्टैटिक है तो कौन ट्रू हो जाएगा? ये वाला। कब? ये स्टैटिक कंडीशन में ट्रू है। करेक्ट बेटा, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो क्वेश्चन भी कराऊंगी, घबराना नहीं। ओके, अब देखो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। बी दिया हुआ है, बी वेक्टर √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये 30 क्या होगा बेटा? कौन बताएगा मुझे? ये 30 क्या है? बी वेक्टर का ये 30 दिया हुआ है, ये क्या है? बी वेक्टर का एम्पलीट्यूड होगा जो बी नॉट होता है,
सिखाया है ना यस मैम। बेटा? इक्वेशन ऑफ वेव लिखा ये थी ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट? तो ये ए होगा, ये 30, हाँ या ना? यस मैम। अब देखो तुम कहोगे कि मैम हमने तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ा था, ये क्या है? तो देखो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। मैंने के को क्या लिखना है? 2 पाई बाय लैम्डा सिखाया था, के को 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस 2 पाई। लैम्डा को क्या लिख सकती हूँ बेटा? लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम लिख दो यहाँ पे, सी टी एक्स। ओमेगा कॉमन ले लो, टी माइनस 2 पाई बाय टाइम क्या होता है? 2 पाई बाय टी, ओमेगा यही होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा। तो यहाँ से ये ओमेगा बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा? एक्स बाय सी। तो ये वो इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। बात समझ में आई? अब ये याद रखना, ये फेस चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस जेड बाय सी लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखने के लिए जाएगा तब भी ये एज इट इज आएगा। तो जहां ये प्लस प्लस है ना, इनको तो देख के ही आंख बंद करके मना कर सकते हो, ठीक है? देखते ही ये फेस सेम होना चाहिए, या तो आंसर 1 होगा या आंसर 2 होगा। अब कैसे निकालेंगे? अब देखो मेरे को बेटा ये बी दिया हुआ है, तो अगर मुझे अब इक्वेशन लिखनी है तो मुझे तो ई नॉट चाहिए होगा भाई, ये तो बी है ना, मुझे ई लिखना है तो ई नॉट चाहिए होगा। तो ई किसके बराबर होता है? बी नॉट इंटू सी के, करेक्ट? तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो 30 के आगे सी लगाऊंगी। देखो 30 सी यहाँ पर भी है और 30 सी यहाँ पर भी है, बात सही है? दोनों ठीक है अभी तक। तो अब मुझे देखनी पड़ेंगी क्या? डायरेक्शन। तो अब मैंने तुम्हें सिखाया था, मुझे बता दो, अगर बी निकालना है तो बेटा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ईबीसी, ईबीसी, हम निकालना तो ये ना। हाँ यस, सॉरी। अगर मुझे ई निकालना है तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? बी क्रॉस सी, है ना? बी क्रॉस सी। बी वेक्टर का तुम्हें देखो ये दिया हुआ है, अब की बार तुम्हें ये क्या दे दिया? बी का यूनिट वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया बेटा? यूनिट वेक्टर। बट हम घबराएंगे नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, मैम ने पढ़ाया है बी क्रॉस सी करना है। बी का ये यूनिट वेक्टर उठाओ, यहां पर लिख दो, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ? सी के साथ। सी क्या होता है भाई? कौन बताएगा? सी क्या होता है? डायरेक्शन से ये वाली चीज जेड। अब की बार ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर जेड है, तो इसका मतलब बेटा यही वो है जो मुझे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताएगा। कितना आया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? के कैप में, तो यहाँ पर के लिख दो। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अब 3/2 आई क्रॉस के करो, क्या मिलेगा? आई क्रॉस के माइनस जे। बेटा, आई क्रॉस के क्या मिलेगा मेरे बेटा? यहाँ पे कर लो, देखो, √3/2 आई क्रॉस के प्लस 1/2 जे क्रॉस के। यही तो करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। √3/2 एज इट इज, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस का जे कैप प्लस 1/2 आई जे के। जे में के मल्टीप्लाई करूंगी तो आई कैप। देख लो अब, यानी ये इक्वेशन होनी चाहिए। कौन सी है इनमें से? पहली और दूसरी में से कौन सी सही है? 1/2 आई कैप आया है, सही है। और देखो जे कैप जो आया है √3/2 वो माइनस का आया है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा ना, है ना? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेकंड गलत। बोलो यस मैम। ये समझ में आया? क्या करना है? बस बी क्रॉस सी करना है और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड के लिए बीसी और वेक्टर के लिए सिखा दिया ईबीसी ईबीसी। यही क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई नहीं करा इसमें कुछ, जो 30 दे रखा था हमारा, जो बी नॉट था हाँ उसमें सी हमें कर सी तो दिया। मल्टीप्लाई नहीं करा। अरे सी लिख तो दिया, 30 सी, सी स्पीड ऑफ अच्छा लाइट है ना। सी लिखा है, ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले तुम्हें दो चीज देखनी है, या तो एक मैग्नीट्यूड सुधारना पड़ेगा और एक डायरेक्शन सुधारनी पड़ेगी, और मुझे ये बी वेक्टर मिल जाएगा। अब हमें बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कैसे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा? E/C। तो देखो हर किसी में सी से डिवाइड कर रखा है, यहाँ भी 3/2
यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, सी की वैल्यू से डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब यहाँ तो बात नहीं बनी। आगे क्या करेंगे, अब डायरेक्शन ही निकालनी पड़ेगी, राइट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा बी के लिए, बी की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो क्या मल्टीप्लाई करनी है, सी क्रॉस ई। सी क्रॉस ई, करेक्ट। चलो स्पीड ऑफ, अब मुझे प्रोपोगेशन की स्पीड बताओ। प्रोपोगेशन की स्पीड कहां से मिलती है, यहां से, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये होगी ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही कॉफिशिएंट होता है ना मेरा। यस मैम। ठीक है, अब जो ई वेक्टर है बेटा इसका, ये बाहर लिखा हुआ है देखो, जो ई वेक्टर है उसकी क्या डायरेक्शन है, ई वेक्टर की डायरेक्शन ये ब्रैकेट के यहाँ बाहर लिखी हुई है, ये वाली देखो, ठीक है। ये ई वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, और जो के साथ में लिखा हुआ है वो सी की डायरेक्शन हो गई। अच्छा अब देखो, अब ये जो सी है ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4y, ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो चाहिए वेक्टर, तभी तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। अगर मुझे ये वेक्टर बनाना है तो भाई यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, ये मुझे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसको यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकती हूँ, 3i प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, रूट में कितना आया इसका मैग्नीट्यूड, 5 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 5। देखो बेटा 3x प्लस 4y अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के करेंगे ना, 3x प्लस 4y का कैसे कर सकती हूँ, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, कर लिया। ई वेक्टर क्या दिया हुआ है, 4i माइनस 3j कैप, ठीक है। यहां से इसको अपने आराम से सॉल्व कर लेना, कैसे, 1/5 बाहर ले लिया। मैम हाँ इसमें जो मैम 5 × 10⁻³ है, के दे रखा है ना वैसे क्या, मैम, हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना। हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ये के की वैल्यू होगी, ठीक है मैम। इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हटा, अरे मैंने छुपा क्यों दिया उसको। तो अब तुम इसको सॉल्व करके बी वेक्टर निकाल सकते हो, क्या आएगा, इसे सॉल्व कर लेना, ये बनेगा तुम्हारा -5 के कैप, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब तुम देख लो, जहां माइनस का साइन होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ए वाला प्लस का है, ये मेरा आंसर नहीं है, बी प्लस का है, नहीं है, या तो सेकंड वाला है या थर्ड है। अब ये देखो, यहाँ सेकंड वाले में सिर्फ के लिखा हुआ है, भाई गलत हो गया, मेरा तो 5 के आया है, ये 3 वाले में थोड़ा दिख नहीं रहा है, बट यहाँ 5 के है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है तुम्हारा सही आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ गई। ये यस इस मैम। ये इस कॉन्सेप्ट के थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन थे, इनसे डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। बोलो, एक बार इन्हीं क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, जो ये करवाए हैं ना, ये सी क्रॉस ई, खुद से करके देखना है इन्हें। बोलो, यस मैम। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। सी क्रॉस ई देखो, ये 3x प्लस 4y है, भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले इसको किस में बदलो, यूनिट वेक्टर में बदलो पहले इसे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या लिखते हो आप, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, तो पहले उसको वेक्टर बनाया, ये देखो, फिर उसका मॉड कर दिया, तो यही तो यूनिट वेक्टर है, बस इतना करना था। सिमिलरली मान लो तुम्हें अगर ई वेक्टर में भी वेक्टर मान लो, ये 3i माइनस जो है 3j कैप, ये भी वेक्टर ना देके इसी तरीके से दे देते 3xy में, तो इसको भी फिर वेक्टर में बना लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीख चुके हम, है ना। तो इनको वेक्टर में बना लेना, कैसे बनाएंगे, इसके मॉड से डिवाइड करके, ठीक है बेटा। यस यस x था वहां आई लगा दिया, जहां y था वहां j लगा दिया, कुछ बदला नहीं। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में मैं बस तुम्हें सिखाऊंगी कि करना क्या है। यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पर यहाँ पर 2 डायरेक्शन में दे दिया, कोई घबराना नहीं, एक तो x में और एक y में। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो कि x में भी है और y में भी है, ठीक है। ये kz है और ये kz है, ये क्या दिखा रहा है, kz, kz कौन बताएगा। मैम जेड मैम, मैम जेड डायरेक्शन में हाँ, सी। यानी वेव की जो प्रोपोगेशन है वो कहाँ है, सी, वेरी गुड, किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बस ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ एच। अब बात आई कि मैम ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो आपने पढ़ा ही नहीं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये चीजें हैं तुम्हारी, जो मैंने तुमसे बोला था कि बेटा अपने मॉड्यूल से मैग्नेटिक मूवमेंट वाला लास्ट टॉपिक देख लेना एक बार, ठीक है। वो मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारा होमवर्क, संडे है परसों,
वो तुम्हें अब यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का, बट क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए तो फिर तुम कर नहीं पाओगे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और देख लो क्या होती है। तुम्हारे पास तीन चीजें होती हैं, एक तो कैपिटल बी, एक कैपिटल एच और एक कैपिटल एम। ये तीन चीजें हैं, ठीक है, बी एच एम। बी क्या होती है? मैग्नेटिक, क्या होती है बी? मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी या जी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं, बी होती है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो। एच क्या होता है? एच होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैपिटल एम होता है मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल एम होता है मैग्नेटाइजेशन। अब देखो बी और एच में रिलेशन क्या होता है। बी होता है बेटा म्यू नॉट एच के बराबर। किसके बराबर? म्यू नॉट एच के बराबर। अब सोलिनॉइड की कई बार मैग्नेटिक फील्ड जो लिखते हो वो लिखते हो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहां से जो एच की वैल्यू है वो और किसके बराबर आ जाती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। ये दो मैंने जो इक्वेशन लिखवाई है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, एच इक्वल्स टू एन आई, ये याद रखना है। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी से क्या समझ पा रहे हो तुम? मैग्नेटिक इंटेंसिटी से क्या है कि यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ना? तो वही है ये। एच क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में ही बताती है। बात समझ में आ गई? हाँ। यस मैम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखा, अब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर देगी, उसकी कितनी कितनी स्ट्रेंथ है ये बताओ। तो उसको हमने क्या दिया है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का नाम। डिनोट किससे करते हैं? एच से। कंफ्यूज मत हो जाना। किससे डिनोट करोगे? एच से डिनोट करा जाए से मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है भाई, म्यू नॉट एच हो गया। अब तुमसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, तुमसे एच निकालने के लिए बोला है। अब डायरेक्शन तो बी की ही रहेगी जो अभी तक तुम सीखते आए हो, यानी यहाँ एक्स है, ये वाई है। डायरेक्शन तो तुम निकाल लोगे ना बी की, बी की डायरेक्शन तो तुम निकाल यस लोगे मैम। कि एक्स के केस में ई क्या बराबर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ई बी सी, ई बी सी, सी क्रॉस ई, करेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट किस में है? के में, यानी जेड में। तो के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले में एक्स में है, यानी आई। के क्रॉस आई किसके बराबर करोगे तुम? माइनस, नहीं मैम, जे हो जाएगा। आई जे के क्रॉस आई तो प्लस जे आ गया ना, यस मैम। यानी जे कैप। मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, जब ये इक्वेशन लिखने जाऊंगी तो ये ए वाई में हो जाएगा। सिमिलरली ये ए वाई है तो फिर ये किस में पाएगा? ए एक्स में। भाई ए एक्स वाई में हो गया तो वाई एक्स में हो जाएगा। तो अब यहाँ से पहले इतना सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो इन सब ने वाई वाई दे दिया, मतलब ये चंट है, इन्होंने सब में वाई दे दिया, एक्स का एक्स एक्स एक्स। तो सबसे पहले तो ये चेंज हुए हैं, ठीक है। ये क्यों चेंज हुए हैं पता चल गया, ये वाले, क्योंकि मुझे ये किस में यस करना मैम। था? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, देखो ये जो डायरेक्शन लिखती है ना, ये उसी फील्ड की होगी जो आगे लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की पूछिए तो ये इसकी डायरेक्शन है। अब बात आई, ये जो आगे कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये क्या लगाएंगे बेटा? ये कांस्टेंट होगा एच। कैसे? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच है, देखो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच है। एच किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन म्यू नॉट के। और अभी अगर मेरे पास तो बी भी नहीं है, बी कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बी किसके बराबर हो जाएगा? ई अपॉन सी बाई सी। ई बाय सी, यानी ई अपॉन सी म्यू नॉट, है ना। इससे मैं ये कॉफिशिएंट लिखूंगी जो आगे लगे हुए हैं। ये जो कॉफिशिएंट आगे लिखे हुए हैं ये किसके बराबर है? ई अपॉन सी, ई अपॉन सी म्यू नॉट, ठीक है। यस मैम। निकालोगे? अब एक बार देखो, जब तुम ये वाला निकालोगे, सेकंड वाला ग्रीन, ये वाला 452 वाला निकालोगे, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम करोगे क्या? सी क्रॉस ई कर रहे थे तो सी यहाँ पर के है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई में है, यानी जे। के क्रॉस जे किसके बराबर आया?
माइनस 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 आई। तो तुम देखना, अब जो ये सेकंड वाला जो प्लस का साइन लगा हुआ है ना तुम्हारे यहाँ पे, देखो ये जो प्लस का साइन दिया हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, माइनस में, क्योंकि ये मेरा माइनस आई कैप आया ना, तो हम माइनस आई कैप को डायरेक्शन के साथ माइनस ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कहाँ माइनस हुआ है, किसमें, सिर्फ या तो सी में या डी में, ये साइन लिख रहे हैं ना माइनस के, तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा, ना ए है ना बी है, या तो सी या तो डी। क्यों? क्योंकि यहाँ मैम, माइनस साइन आ गया ना। हाँ बोलो। जो इनके आगे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है मैम, ये तो बी है ना, बी नॉट है ना? एच है, एच, एच, क्योंकि एच पूछी है ना तुमसे, मैम लेकिन एच। इक्वेशन में तो बी नॉट होती है ना? हाँ, अरे तुमसे ये एच की इक्वेशन पूछ रहा है ना, आपसे एच की इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये कॉफिशिएंट एच का लिखोगे ना, बाकी जो मैग्नेट जो डायरेक्शन आएगी वो बी वाली आएगी, जो डायरेक्शन है वो बी की आएगी, लेकिन जो यहाँ पर ये कॉफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, ये कौन का होगा, एच वाला। कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, ई अपॉन सी म्यू नॉट, यानी एक टर्म और डिवाइड करनी पड़ेगी म्यू नॉट, ठीक है। मैम क्योंकि यहाँ पर एम क्या होता है? हाँ बोलो। एम क्या होता है यहाँ पर? एम आपने 3 चीजें लिखवाई थी, हाँ, बी एच एम। एम होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, है ना, कि कितना मैग्नेटाइज हो सकता है वो। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आज मुझे लगता है कि तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला टॉपिक नहीं हो पाया, 15 मिनट का टॉपिक है वो। अगली क्लास में जब भी मिलेंगे 15 मिनट मैं वो तुम्हें रिवाइज करा दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस है ना, इसके बाद यहाँ से ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू होने वाला था, ये वाला टॉपिक, ठीक है। बट तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, तुम क्या पढ़ के आओगे मुझे ये बताओ, बोलो क्या पढ़ोगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे पहले तो। कौन से वाले, जो ये भी कराए आज, यस मैम। यस मैम। ये दोबारा करने की जरूरत है, हाँ एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। चलो फिर यही वाले क्वेश्चन री अटेम्प्ट करने हैं सबने, जो आज क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं को री अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर, जो भी होगा मैं बता दूंगी क्या होगा, कल ही है नई क्लास। हाँ बोलो बोलो। मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम अपनी क्लास के स्टार्टिंग में ऐसा बोला था ना कि पंजाब वाले स्टूडेंट्स बूट कैंप में मत आना। हाँ ओके मैम। वो मैंने इसलिए बोला था कि तुम्हारे पेपर में टाइम नहीं है, वहां पर तुम्हें ये जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा मिल पाएगा क्या, ऐसा? यस मैम। हाँ वो इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। ओके मैम। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम, बाय थैंक यू मैम। बाय मैम।